हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैखी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग ट्रेड यूनियन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में व्यापार संघ आंदोलन कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या था। तो ट्रेड यूनियन भारत के छोटे छोटे मजदूर संघ को संगठित करके इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात ट्रेड यूनियन छोटे छोटे मजदूर संघ का एक संगठन था। इसका मतलब यह हुआ कि मजदूर संघ या फिर श्रमिक संघ के द्वारा जिस आंदोलन को चलाया गया था उसे ही ट्रेड यूनियन आंदोलन कहा गया है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जिस तरीके से क्रांतिकारियों, वामपंथियों, किसानों एवं समाज सुधारकों ने अपने आंदोलन के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक उसी तरीके से भारत के मजदूर संघ ने भी अपने आंदोलन के द्वारा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं आज के क्लास में कि भारत में मजदूरों के हितों के लिए क्या क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए और फिर मजदूर आंदोलन को संचालित करने के लिए किन किन मजदूर संघ एवं ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए क्या क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए थे। भारत में श्रमिकों के दशा में सुधार के लिए क्या क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि श्रमजीवी क्लब की स्थापना की गई थी। कब? 1870 ईस्वी में बंगाल में की गई थी। किसने किया था? इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे शशिपाद बनर्जी, जो ब्रह्म समाज के नेता थे, जो ब्रह्म समाज के समाज सेवी थे। तो शशिपाद बनर्जी ने ही 1870 में बंगाल में इस श्रमजीवी क्लब की स्थापना की थी, मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए। और फिर शशिपाद बनर्जी ने ही 1874 ईस्वी में भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उसके बाद फिर बात करें तो 1878 ईस्वी में श्रमिकों के लिए बंबई विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत की गई थी। तो बंबई विधान परिषद में विधेयक जो प्रस्तुत की गई थी श्रमिकों के लिए, कब की गई थी? 1878 ईस्वी में। किसने किया था? तो सोराबजी सापुरजी बंगाली ने किया था। इनका पूरा नाम था सोराबजी सापुरजी बंगाली। इन्होंने ही 1878 में बंबई विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि श्रमिकों के कार्य की बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के लिए, यानी उन लोगों का जो कार्य की स्थिति था उसे बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के लिए। और बाद में क्या हुआ कि बंबई विधान परिषद के द्वारा इस विधेयक को पारित भी कर दिया गया था। फिर बात करते हैं कि 1890 ईस्वी में बंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की गई। किनके द्वारा? तो NM लोखंडे के द्वारा, जिन्हें नारायण मेघाजी लोखंडे कहा गया है। तो NM लोखंडे के द्वारा जिस एसोसिएशन की स्थापना अर्थात बंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1890 ईस्वी में, तो यह भारत का पहला मजदूर संगठन था। तो भारत का पहला मजदूर संगठन कौन सा था? तो वह बंबई मिल हैंड एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1890 में NM लोखंडे अर्थात नारायण मेघाजी लोखंडे ने किया था। लेकिन यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, यानी इन्होंने जिस प्रयास से, जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की थी उसमें यह सफल नहीं हुए।
फिर 1880 ईस्वी में, यानी इस एसोसिएशन की स्थापना से पहले, एन.एम. लोखंडे ने दीनबंधु पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था, जो अंग्रेजी एवं मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। तो इसका प्रकाशन कब शुरू किया गया था? तो यह बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना से पहले ही किया गया था, 1880 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो एन.एम. लोखंडे के द्वारा किया गया था। फिर बात करें कि अब हड़ताल के रूप में अगर देखें तो मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल वह कब की गई थी? तो 1899 में की गई थी। किसने किया था, मतलब किस मजदूर ने किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे में काम करने वाले मजदूरों ने किया था, जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र में था। तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के मजदूरों ने ही जो हड़ताल किया था 1899 ईस्वी में, तो वह मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल थी। तो यह हड़ताल किस उद्देश्य से किया गया था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के मजदूरों के द्वारा यह हड़ताल क्यों किया गया था? तो इसके पीछे जो इन लोगों की मांग थी वह थी कि मजदूरी में वृद्धि करना, जो इन लोगों को मजदूरी दी जाती थी उसमें वृद्धि करना। फिर दूसरा जो रीजन था वह था काम के समय को निर्धारित करना। पहले क्या था कि काम के समय का निर्धारण नहीं किया गया था, तो उसी काम करने के समय को निर्धारित करना। और तीसरा, जो भी अन्य सेवा संबंधित सुधार है उसके लिए भी इस हड़ताल को शुरू किया गया था। तो यह जो मजदूरों की प्रथम संगठित हड़ताल थी, इसे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का समर्थन प्राप्त हुआ था। और उसी संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्रिका मराठा एवं केसरी के द्वारा मजदूरों की इस प्रथम संगठित हड़ताल का खुलकर समर्थन किया था। और इसी हड़ताल के समर्थन में बंगाल एवं बंबई में कोष इकट्ठा करने का काम 3 व्यक्तियों ने किया था। कोष इकट्ठा अर्थात फंड को इकट्ठा करने का काम किन किन क्षेत्रों में? तो बंबई एवं बंगाल में। तो किन 3 व्यक्तियों ने किया था कोष को इकट्ठा करने का कार्य? तो सुरेंद्र नाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता एवं डी.ई. वाचा ने किया था। तो यह तो हम लोग देखें कि भारत में श्रमिकों की दशा में सुधार करने के लिए क्या क्या प्रारंभिक प्रयास किए गए थे। लेकिन अब बात करते हैं कि इन मजदूर आंदोलन के बारे में कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसकी स्थिति कैसी थी। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। और जब स्वदेशी आंदोलन को 1905 ईस्वी में चलाया गया, तब उस स्वदेशी आंदोलन का मजदूर आंदोलन पर भी प्रभाव पड़ा। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही कुछ प्रमुख मजदूर नेता उभर कर आए, जिनमें से थे अश्वनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी एवं अपूर्व कुमार घोष। तो ये जो है उस समय स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रमुख मजदूर नेता के रूप में उभरे थे। और उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही 1905 ईस्वी में प्रिंटर्स यूनियन नामक मजदूर संगठन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। फिर 1907 में बंबई पोस्टल यूनियन नामक मजदूर संगठन की स्थापना की गई। ठीक उसी तरह से 1909 ईस्वी में कामगार हितवर्धक सभा नामक मजदूर संगठन की स्थापना की गई। कहाँ पर? तो बंबई में। किसने किसने किया था इसकी स्थापना? तो V.R. नारे एवं S.K. बोले ने मिलकर कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना 1909 में की गई थी। कहाँ पर? तो बंबई में। फिर बात करते हैं कि 1908 ईस्वी में बंबई के कपड़ा मिल के मजदूरों के द्वारा हड़ताल की गई थी, जो उस समय का सबसे बड़ा हड़ताल था। मजदूरों की सबसे बड़ी हड़ताल थी उस समय की। तो बंबई के कपड़ा मिल के मजदूरों के द्वारा 1908 ईस्वी में क्यों हड़ताल की गई थी? क्योंकि 1908 ईस्वी में क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। तो इसी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल के मजदूरों ने हड़ताल किया था 1908 ईस्वी में, जो उस समय की सबसे बड़ी हड़ताल थी। फिर क्या हुआ कि आगे चलकर 1918 ईस्वी में
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों को संगठित करने के लिए मजदूर संगठन की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। और इसी संदर्भ में 1918 ईस्वी में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई थी। और किसने किया था? तो वीपी वाडिया ने। तो नाम में ही मद्रास लगा हुआ है, अर्थात इसकी स्थापना मद्रास में की गई थी। तो 1918 में मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई थी वीपी वाडिया के द्वारा। और यह जो यूनियन था, यह जो लेबर यूनियन था, यह भारत का पहला आधुनिक वास्तविक एवं व्यवस्थित मजदूर संघ अर्थात मजदूर संगठन था। तो अब देखिए, इससे पहले हम लोग यहाँ पर यह पढ़े हैं कि भारत का पहला मजदूर संगठन या मजदूर संघ कौन सा था? तो बंबई मिल हैंड एसोसिएशन था। लेकिन अगर प्रश्न आपसे यह पूछा जाए कि भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ या मजदूर संगठन कौन सा था, तो वह मद्रास लेबर यूनियन था, जिसकी स्थापना 1918 में वीपी वाडिया ने किया था। या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वास्तविक मजदूर संघ कौन सा था, या फिर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का पहला व्यवस्थित मजदूर संघ कौन सा था, तो वह भी मद्रास लेबर यूनियन ही होगा। तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर भारत का पहला मजदूर संगठन तो वह तो बंबई मिल हैंड एसोसिएशन, लेकिन अगर भारत का पहला आधुनिक मजदूर संघ तो वह होगा मद्रास लेबर यूनियन। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी। किनके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा की गई थी। और इसी संस्था के माध्यम से, इसी संस्था के द्वारा गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो गांधी जी ने जिस ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसका मतलब क्या था? तो गांधी जी के अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं, उनके मालिक नहीं। क्योंकि उस समय क्या था कि पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे वो लोग अपने आप को मजदूरों का मालिक समझते थे, यानी मजदूर वर्ग का मालिक समझते थे। तो अभी भी वह है, अभी भी पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं वह अपने आप को मजदूर वर्ग का मालिक समझते हैं, क्योंकि कुछ बातें सिर्फ किताबों के पन्नों एवं संविधान में ही लिखी रह जाती है, उसका मतलब दैनिक जीवन से किसी भी तरह का लेना देना नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि यह जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1918 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा, और इस संस्था के द्वारा मजदूर संगठन को जो चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, तो यह पहला संगठन था जिसमें गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में मतलब लिया था। यानी भूख हड़ताल को, इसमें जो है क्या किया था, इन्होंने भूख हड़ताल को शामिल किया था, जिसमें यह गांधी जी सफल भी हुए थे। तो भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया था? तो अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन में ही किया गया था। अब बात करते हैं कि 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है और शॉर्ट में ILO कहा जाता है। तो 1919 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी, और इसी का भारत सदस्य बनना चाहता था। तो इसका सदस्य बनने के लिए भारत के 107 मजदूर संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया, और तब जाकर क्या हुआ कि भारत के 107 मजदूर संगठनों को संगठित करके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसे इंग्लिश में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है और शॉर्ट में AITUC, जिसे एटक कहा जाता है। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या फिर ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को ही संक्षेप में एटक कहा जाता है। तो इस एटक
की जो स्थापना की गई थी वह भारत के कितने मजदूर संगठनों को मिलाकर की गई थी? तो 107 मजदूर संगठनों को मिलाकर इस एटक की स्थापना की गई थी। तो इसमें देखिए नाम है ट्रेड यूनियन, तो वही था एटक। तो आइए अब बात करते हैं कि इस एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को कहां पर की गई थी? बंबई में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे एनएम जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा एवं लाला लाजपत राय थे। इन तीनों ने मिलकर एटक की स्थापना की थी। और यह जब एटक की स्थापना की गई थी तब यह भारत की पहली सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। तो भारत की सबसे पहली बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो वह एटक थी। अब बात करते हैं कि इस एटक का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो 1920 ईस्वी में ही। कहां पर? तो बंबई में इसका आयोजन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने अर्थात यह प्रथम नेता थे जिसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद से जोड़ने का प्रयास किया था। तो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद से जोड़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो वह लाला लाजपत राय ने किया था। अब बात करते हैं कि इसी संदर्भ में लाला लाजपत राय ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद की जुड़वा संतान कहा है। तो साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद की जुड़वा संतान किसने कहा है? तो वह लाला लाजपत राय ने कहा है। फिर बात करते हैं कि जिस तरह से इसके प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, तो उसी तरह से एटक के प्रथम अधिवेशन के पहले महासचिव कौन बने थे? तो दीवान चमनलाल बने थे। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन आप उसे नोट कर लीजिए, वह इंपॉर्टेंट है कि जब एटक का प्रथम अधिवेशन का आयोजन बंबई में 1920 में किया गया, तब उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो दीवान चमनलाल थे। उनका पूरा नाम था दीवान चमनलाल। चलिए अब बात करते हैं कि एटक की स्थापना, जब यह एटक की स्थापना किया गया था, तब एटक की स्थापना का स्वागत कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम कब की गई थी और कहां पर की गई थी? तो 1936 में कांग्रेस के, ये 1936 नहीं होगा बल्कि यहां पर 1922 होगा, 1922। तो एटक की स्थापना का स्वागत सर्वप्रथम कांग्रेस ने कब किया था? तो 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस एटक की स्थापना किया था, ये एटक की स्थापना का स्वागत किया था। और जिसकी अध्यक्षता, जब 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में इसका स्वागत किया गया था, तब उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। और उन्होंने ही इस एटक के तीसरे एवं चौथे मतलब अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि यह जो एटक की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1920 में, तो इसके अध्यक्ष बनने वाले कौन कौन से कांग्रेसी सदस्य थे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन कौन से सदस्य इस एटक के अध्यक्ष बने थे? तो आइए उनके नामों को जानते हैं। तो जैसे लाला लाजपत राय, जो हम लोग देखे भी कि वह प्रथम अध्यक्ष बने एटक के। फिर चित्तरंजन दास, जब 1922 में कांग्रेस का गया में अधिवेशन किया गया था, तब उसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। और ठीक 1922 में एटक का भी जो है तृतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था और उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने ही किया था। और एटक के चौथे अधिवेशन की भी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने ही किया था। फिर बात करते हैं कि एटक के और कौन कौन अध्यक्ष बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CF एंड्रूज एवं JM सेन गुप्त। तो यह तो देखे हम लोग एटक से। तो प्रारंभ में क्या था कि एटक अपने स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में यह गांधीवादी एवं लोकतांत्रिक विचारधाराओं
के अनुसार यह चल रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रवेश हो गया। जब इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रवेश हुआ तब क्या हुआ आगे चलकर कि 1928 ईस्वी में गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना की गई कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा 1928 ईस्वी में गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना की गई और इसके माध्यम से कम्युनिस्टों ने अपना प्रभाव दिखाना चालू किया। तो 1928 ईस्वी में गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना किन किन लोगों ने किया था? तो मुख्य रूप से श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन और इस यूनियन के कौन कौन से मुख्य नेता थे? तो मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद जोशी एवं सोहन सिंह जोशी। तो श्रीपाद अमृत डांगे के नेतृत्व में यह गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। लेकिन इसके प्रमुख नेता और कौन कौन थे? तो मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद जोशी एवं सोहन सिंह जोशी थे। तो जब 1928 ईस्वी में गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना की गई कम्युनिस्टों के द्वारा, तब क्या हुआ कि इन लोगों ने अपना प्रभाव दिखाना चालू किया और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1929 ईस्वी में यह जो एटक थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो 1929 में इस एटक का अधिवेशन का आयोजन नागपुर में किया गया। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जाता है, आपको ध्यान में रखना है कि 1929 के एटक के अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? नागपुर में। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तो चूंकि कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव के कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1929 के एटक के नागपुर अधिवेशन में एटक का प्रथम विभाजन हुआ। तो एटक का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1929 के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जब एटक का प्रथम विभाजन हुआ तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1929 ईस्वी में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई, जिसे शॉर्ट में ITUF कहा जाता है। तो इसकी स्थापना किसने किया था? NM जोशी, VV गिरी एवं शिवराज ने मिलकर इस यूनियन की स्थापना की थी। फिर बात करते हैं कि 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें मजदूरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। सक्रिय रूप से उन लोगों ने अपना योगदान दिया। और उस समय जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही बंबई में कांग्रेस ने मजदूर एवं किसानों को कांग्रेस का हाथ एवं पांव कहा था। तो कांग्रेस का हाथ एवं पांव का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में दिया गया था। किसने दिया था? कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने दिया था। कहां पर दिया था? तो बंबई में दिया था। तो सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 1930 के जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, लेकिन 1931 के बाद उनके सक्रियता में, उनके सक्रिय रूप से भाग लेने में कमी आई। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि 1931 में एटक में दूसरा विभाजन होना। यानी 1931 में क्या हुआ? एटक का दूसरी बार विभाजन हुआ। और जब इस एटक का 1931 में दूसरी बार विभाजन हुआ, तब 1931 ईस्वी में ही रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे शॉर्ट में RTUC कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो रणदीवे एवं देश पांडे ने मिलकर किया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटक की 2 बार विभाजन की गई थी। पहला विभाजन कब हुआ था? 1929 में, जो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रूप में एक संस्था की स्थापना की गई थी। फिर एटक का दूसरा विभाजन कब हुआ? 1931 में, जो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में यह संस्था स्थापित हुई थी। पहली थी इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन और दूसरा था रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के रूप में। अब बात करते हैं कि जब एटक का 2 बार विभाजन हुआ, तब क्या हुआ कि इन मजदूर संगठनों को अंग्रेजी सरकार के दमन से बचने के लिए इन लोगों को फिर से एक होने पर, फिर से एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे संगठन टूटता जाएगा तो उनकी शक्ति क्या होती?
कमज़ोर होते जाती और उस तरह से अंग्रेजी सरकार को उनका दमन करना आसान हो रहा था। तो उनके दमन से बचने के लिए यह जो भी टूट रहे थे मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन, तो ये लोग फिर से एक साथ आने पर मजबूर हो गए और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1934 ईस्वी में एटक एवं आरटीयूसी का आपस में विलय हो गया। आरटीयूसी अर्थात रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आपस में विलय कब हुआ? तो 1934 ईस्वी में। फिर क्या था कि हम लोग पिछले क्लास वामपंथी आंदोलन के दौरान हम लोग पढ़े थे कि 1934 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगाकर उसे अवैध घोषित कर दिया था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि 1935 में कम्युनिस्ट ने भी, यानी कम्युनिस्ट विचारधारा वाले नेता ने भी राष्ट्रवादी राजनीति की मुख्य धारा से जुड़ना अपने आप को उचित समझा। कब? 1935 में। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1938 ईस्वी में एटक एवं आईटीयूएफ का भी आपस में विलय हो गया। आईटीयूएफ कहें तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, यानी एटक एवं आईटीयूएफ का भी 1938 ईस्वी में विलय हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटक से जो भी दो संस्था टूटकर बनी थी उन सभी का आपस में विलय हो गया और विलय होने के बाद उन सभी का पहला संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में। कहाँ पर? तो नागपुर में किया गया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब यहाँ से जो एक प्रश्न बनता है वह यह है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कौन सा था? यह जो ट्रेड यूनियन जो चल रहा था, ट्रेड यूनियन आंदोलन, तो इस ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो 1926 से 1939। क्यों? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 1926 में ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उनसे रिलेटेड पहला अधिनियम पारित किया था, जो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे भी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप यह जानिए कि इनके गतिविधियों को, ट्रेड यूनियन के गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 1926 ईस्वी में पहली बार इनसे रिलेटेड अधिनियम पारित किया गया। और फिर क्या हुआ कि 1929 ईस्वी में एटक का प्रथम विभाजन हुआ। उसके बाद फिर 1931 में इसका दूसरा विभाजन हुआ। फिर 1934 एवं फाइनली 1938 में इन लोगों का आपस में मिलन हो गया और 1938 में ही इनका पहला संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया। तो इसी वजह से इस ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो समय है वह 1926 से 1939 माना गया है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा भी जाता है। फिर बात करें इसी संदर्भ में कि 1929 से, क्योंकि 1929 में एटक में पहली बार विभाजन हुई थी, तो 1929 से 1938 ईस्वी तक ये जो मजदूर आंदोलन चलाया गया था, तो उस मजदूर आंदोलन में शिथिलता देखने को मिली थी। तो क्यों? इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है। उसका कारण क्या था? क्योंकि एटक का 2 बार विभाजन होना, या हम कह सकते हैं कि एटक का विभाजन होना, इसी वजह से उस दौरान 1929 से 1938 के दौरान मजदूर आंदोलन में शिथिलता देखने को मिली थी। चलिए अब बात करते हैं कि आगे चलकर क्या हुआ कि 1938 ईस्वी में हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की गई। किनके द्वारा? तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। फिर बात करते हैं कि जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, तो जब 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तब सितंबर 1940 ईस्वी में एक प्रस्ताव के द्वारा एक प्रस्ताव को पारित करके एटक ने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन फिर क्या था? 1941 ईस्वी में जब हिटलर ने रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, तब उस समय रूस एवं ब्रिटेन एक साथ आ गए थे। तब जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले थे उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को लोगों का युद्ध की संज्ञा दी थी, यानी उनका यह कहना था कि यह लोगों का युद्ध है, तो इसी वजह से भारतीयों को भी उसमें शामिल होना चाहिए था। जबकि एटक ने 1940 में ही यह प्रस्ताव पारित करके उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया था। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1941 ईस्वी में कम्युनिस्ट विचारधारा वाले नेता मुख्य रूप से एम एन राय ने क्या किया कि अंग्रेजी सरकार के समर्थन से
1941 ईस्वी में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। तो यह जो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किसने किया था? तो एम एन राय ने। कब? 1941 में। तो सरकार के समर्थन से किस यूनियन की, कौन से मजदूर संघ की स्थापना की गई थी? तो वह था इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है कि यह अंग्रेजी सरकार के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह जो एटक था, तो इस एटक का फिर से विभाजन हो गया। तो जब एटक का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से विभाजन हुआ, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे इंग्लिश में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है और शॉर्ट में इसे इंटक कहा जाता है। जिस तरह से इसे एटक कहा जाता है और एटक ही आपको लिखा हुआ भी ज़्यादातर मिलेगा, तो उसी तरह से इसे इंटक कहा जाता है। तो इंटक की स्थापना कब की गई थी? 1947 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं वीवी गिरी के द्वारा की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका जो पहला अधिवेशन जो आयोजित किया गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर क्या हुआ कि 1948 ईस्वी में हिंद मजदूर सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो समाजवादी कांग्रेस के द्वारा। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं समाजवादी कांग्रेस के बारे में। तो समाजवादी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा 1948 ईस्वी में हिंद मजदूर सभा की स्थापना की गई। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहां देखिए हिंदुस्तान मजदूर सभा है और जबकि यहां हिंद मजदूर सभा है। इस दोनों को आप लोग एग्जाम में एक ही मत समझ लीजिएगा, इसलिए इसे ध्यान से आप लोग याद कीजिएगा। इसकी स्थापना 1938 में सरदार पटेल एवं राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जबकि हिंद मजदूर सभा की स्थापना 1948 में समाजवादी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा की गई थी। फिर बात करते हैं कि उसी संदर्भ में 1949 ईस्वी में यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो प्रोफेसर के.टी. शाह ने किया था। तो यह तो था कि मजदूर आंदोलन को संचालित करने के लिए किन किन मजदूर संगठन एवं ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा इस ट्रेड यूनियन के गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 2 अधिनियम पारित किया गया था। कब कब? तो एक 1926 में। कौन सा अधिनियम? तो ट्रेड यूनियन अधिनियम। और दूसरा 1929 ईस्वी में। नाम क्या था? तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, जिसे हिंदी में श्रमिक विवाद अधिनियम भी कहा जाता है। तो सर्वप्रथम ट्रेड यूनियन के आंदोलन को, ये ट्रेड यूनियन के गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कब अधिनियम पारित किया गया था? तो 1926 में। कौन सा? तो ट्रेड यूनियन अधिनियम। उसके बाद फिर कब पारित किया गया था? 1929 में। कौन सा? तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, जिसे श्रमिक विवाद अधिनियम या फिर मजदूर विवाद अधिनियम भी कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग 1926 में ट्रेड यूनियन अधिनियम जो पारित किया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो उसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया था उसे हम लोग समझते हैं। तो 1926 के ट्रेड यूनियन अधिनियम के द्वारा 2 तरह का प्रावधान किया गया था। पहला प्रावधान यह था कि यह जो ट्रेड यूनियन जो संस्था थी, तो इस ट्रेड यूनियन को वैध संगठन के रूप में, वैध संस्था के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान कर दिया। लेकिन जो दूसरा प्रावधान किया था वह यह था कि इन्हें कानूनी मान्यता तो प्रदान कर दिया गया, लेकिन यह ट्रेड यूनियन का राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इनके द्वारा मतलब यह कहा गया, इस अधिनियम के द्वारा दूसरा प्रावधान यह था कि आपको कानूनी मान्यता तो दे दिया गया, आपको एक वैध संगठन के रूप में कानूनी मान्यता दे दिया गया, लेकिन आप किसी भी तरह के राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1929 ईस्वी में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट पारित किया गया था। इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किया गया था? तो इसके द्वारा भी 2 तरीके का प्रावधान किया गया था। पहला प्रावधान यह था कि श्रमिकों के, मजदूरों के विवाद को सुलझाने के लिए जांच एवं जो सुरक्षा आयोग थी उसका गठन करना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा जो
प्रावधान किया गया था इस एक्ट के द्वारा वह था कि जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं जैसे रेलवे, पानी, बिजली, ये सब जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं तो उन सभी चीज़ों पर मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर उन सभी सार्वजनिक चीज़ों पर मजदूर अगर हड़ताल करते हैं तो हड़ताल करने से पहले सभी मजदूरों को मतलब अपना अपना हस्ताक्षर करके प्रशासन के पास देना पड़ेगा, तभी जाकर वह उन सब सार्वजनिक चीज़ों पर हड़ताल कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर हड़ताल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि अधिनियम तो देख लिए, लेकिन अब बात करते हैं कि श्रमिकों की स्थिति में, भारत में मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए श्रमिक आयोग का गठन किया गया था। तो प्रथम श्रमिक आयोग का गठन कब किया गया था मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत में? तो 1857 ईस्वी में ब्रिटेन के लंकाशायर के उद्योगपति की मांग पर भारत में प्रथम श्रमिक आयोग का गठन किया गया था 1857 ईस्वी में। तो यह जो लंकाशायर के उद्योगपति की मांग पर इसका गठन किया गया था, तो उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था कि कारखाना में काम करने वाले मजदूरों के कार्यस्थल की परिस्थितियों एवं वातावरण का गहन अध्ययन करके समीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य से प्रथम श्रमिक आयोग का गठन किया गया था 1857 ईस्वी में। और इसी आधार पर आगे चलकर भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा 6 कारखाना अधिनियम पारित किया गया मजदूरों की स्थिति को सुधार करने के लिए। तो आइए बात करते हैं यह जो 6 कारखाना अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए। तो सबसे पहला जो कारखाना अधिनियम पारित किया गया था वह कब? 1881 ईस्वी में। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया? 1881 में। द्वितीय कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया वह बताना है। उस समय वायसराय कौन थे, किस वायसराय ने इसे पारित किया? तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान किया गया था यह भी पूछा जाता है। तो यह जो 6 कारखाना अधिनियम पारित किया गया था, सबसे प्रथम कारखाना अधिनियम की बात करते हैं तो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। किस वायसराय ने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। तो यह मुख्य रूप से बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। तो इसके द्वारा बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए थे? तो 3 तरीके के प्रावधान किए गए थे। कौन कौन सा? तो पहला जो प्रावधान किया गया था कि कारखाना में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु 7 वर्ष निर्धारित की गई थी, अर्थात 7 वर्ष से जो भी कम उम्र के बाल श्रमिक हैं वह अब कारखाना में कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो प्रावधान किया गया था कि बाल श्रमिकों के प्रतिदिन कार्य करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित की गई थी। तीसरा जो प्रावधान किया गया था वह तीसरा प्रावधान था कि महीने में 4 दिन का अवकाश अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह तो था प्रथम कारखाना अधिनियम। अब बात करते हैं द्वितीय कारखाना अधिनियम जो 1891 ईस्वी में पारित हुआ। किसने किया था, किस वायसराय ने? तो लैंसडाउन ने किया था। तो यह जो है महिला श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए? तो वह 1881 का कारखाना अधिनियम नहीं होगा बल्कि 1891 का कारखाना अधिनियम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें महिला या फिर पुरुषों के स्थिति में सुधार करने के लिए किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया था। तो आइए यहाँ बात करते हैं कि महिला श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए इसका मतलब इस अधिनियम को पारित किया गया था। तो क्या प्रावधान किया गया? प्रावधान किया गया था कि महिला श्रमिकों की प्रतिदिन कार्य करने की अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई थी। इसके साथ साथ काम के समय 1.5 घंटे का मध्यावकाश निर्धारित किया गया था। इसके साथ साथ सप्ताह में 1 दिन का अवकाश भी निर्धारित किया गया था। लेकिन महिला श्रमिक के साथ साथ यह जो द्वितीय कारखाना अधिनियम में बाल श्रमिकों की स्थिति में भी कुछ सुधार किया गया था। तो बाल श्रमिकों की स्थिति में क्या सुधार किया गया था कि अब यह द्वितीय कारखाना अधिनियम के द्वारा
बच्चों के कारखाना में काम करने की न्यूनतम आयु 7 वर्ष के जगह 9 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो प्रथम कारखाना अधिनियम में उसकी न्यूनतम आयु 7 वर्ष निर्धारित की गई थी बच्चों की, जबकि द्वितीय कारखाना अधिनियम के द्वारा अब बाल श्रमिकों की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई, तो 9 वर्ष निर्धारित की गई थी। चलिए अब बात करते हैं तृतीय कारखाना अधिनियम के बारे में। तो तृतीय कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ, 1911 में। किसने किया था, तो भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। तो आपको ध्यान रखना है कि हार्डिंग नाम के दो व्यक्ति बने थे, ठीक है। तो एक हार्डिंग प्रथम और हार्डिंग द्वितीय। तो आपको ध्यान रखना है हार्डिंग द्वितीय थे उस समय वायसराय, उन्होंने ही तृतीय कारखाना अधिनियम को पारित किया था। यह जो तृतीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया था पहली बार पुरुष श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसके साथ साथ इस कारखाना अधिनियम के द्वारा बाल श्रमिकों की स्थिति में भी सुधार की गई। लेकिन पुरुष श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया था, तो वह 1911 ईस्वी में तृतीय कारखाना अधिनियम किसने लाया था, तो हार्डिंग द्वितीय ने लाया था। तो पुरुष श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या प्रावधान किया गया था, तो इसके तहत अब पुरुष श्रमिक प्रतिदिन उनके कार्य करने की अवधि 12 घंटे निर्धारित की गई थी, जबकि महिलाओं की द्वितीय कारखाना अधिनियम के द्वारा 11 घंटे और तृतीय कारखाना अधिनियम के द्वारा पुरुषों की कार्य करने की अवधि 12 घंटे निर्धारित की गई। जबकि इसके द्वारा पुरुष श्रमिक के साथ साथ बाल श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने का भी प्रावधान किया गया था। तो बाल श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान किया गया था, तो अब जो है उनके कार्य करने की न्यूनतम आयु वह 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो देखिए प्रथम कारखाना अधिनियम में 7 वर्ष, द्वितीय कारखाना अधिनियम में 9 वर्ष और जबकि तृतीय कारखाना अधिनियम में बाल श्रमिकों की कार्य करने की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो यह तीनों जो कारखाना अधिनियम है शुरुआत का प्रथम द्वितीय तृतीय, तो इसके वायसराय के साथ साथ क्या क्या प्रावधान किया गया था किन किन श्रमिकों के लिए, तो आपको यह याद रखना एकदम जरूरी है। चलिए अब जो बाकी का 3 बचता है उसे हम लोग देखते हैं। 1922 में चौथा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। किसने किया था, तो भारत के वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किया था। फिर 1934 में पांचवा कारखाना अधिनियम पारित किया गया। किसने किया, तो लॉर्ड विलिंगटन ने किया। जबकि 1944 ईस्वी में छठा कारखाना अधिनियम पारित किया। किसने, तो लॉर्ड वेवल ने। और छठे कारखाना अधिनियम में ही पहली बार मजदूरों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई थी। तो सर्वप्रथम श्रमिकों के लिए कैंटीन की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई थी, किस कारखाना अधिनियम में, तो छठे कारखाना अधिनियम में। कब पारित किया गया था, 1944 में। किसने किया था, तो लॉर्ड वेवल ने किया था। यह तो था कारखाना अधिनियम से संबंधित बातें जो मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए पारित किया गया था। अब बात करते हैं यह जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी अभी हम लोग यहाँ पर एटक के पहले चर्चा भी किए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और शॉर्ट में ILO कहा जाता है, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में की गई थी। लेकिन इसके प्रथम अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में, इसका जो प्रथम अधिवेशन 1919 ईस्वी में हुआ ILO का, तो भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में, तो वह VP वाडिया ने लिया था। जबकि इस ILO का 1920 में दूसरा अधिवेशन हुआ था और इस दूसरे अधिवेशन में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था, तो वह NM जोशी ने लिया था। इन बातों को भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि हम लोग सभी बातों को पढ़ चुके हैं, लेकिन अब एक पॉइंट बच रहा है, वह है मजदूर दिवस से। मजदूर दिवस जिसे मई दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि मई में मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, इसी वजह से मजदूर दिवस को मई दिवस भी उसे कहा जाता है। तो चलिए मई दिवस के बारे में बात करें या मजदूर दिवस के बारे में बात करें, तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व लेवल पर, तो सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत कब की गई थी और कहां से की गई थी, तो 1 मई 1886 ईस्वी को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत की गई थी। कहां से, तो अमेरिका के शिकागो से की गई थी। अमेरिका के शिकागो से सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 1886 ईस्वी को शुरू की गई थी। जबकि भारत के संदर्भ में अगर बात करें, तो भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 ईस्वी को मद्रास में, भारत में कहाँ, तो मद्रास में हिंदुस्तान किसान पार्टी के नेता
सिंगार वेलु चेट्टियार द्वारा भारत में प्रथम मजदूर दिवस या मई दिवस को मनाया गया था, तो उसे शुरू किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम मजदूर दिवस या मई दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 1923 को। कहाँ पर? तो मद्रास में। किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान किसान पार्टी के नेता सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा की गई थी। और इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे मजदूर संघ ने इस राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज का वीडियो हम लोगों का समाप्त हुआ, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।